क्वेश्चन देखो, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर जो बोलोगे भारत का जो संविधान का जो अध्यक्ष है संवैधानिक, वो कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, उपराष्ट्रपति है, कौन है? तो यहाँ पे बोलोगे राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलो। और जो अभी आप लोग क्या करो, एक से कॉपी ले लो जो ऑनलाइन देख रहे हो। और देखो आपको जो है सिविक्स में जो कल हमने पढ़ाया था और आप पहले भी पढ़े होंगे, तो उसका एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव का टेस्ट ले रहे हैं कि कितना नंबर आप ला पाते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 नंबर से लेके 30 नंबर तक लिख लो। क्या कि 30 से ज़्यादा भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम 30 को कराएंगे। अभी 30 को ऑब्जेक्टिव देंगे, आपको पूछेंगे और आपको बताना है कितना आपका सही होता है। जैसे 1 नंबर का ए नंबर 1 हो गया, दूसरा क्वेश्चन आएगा 2 का वो, ठीक है। और एक और काम कहेंगे, आप यदि वीडियो अभी देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और हमको नहीं पहचानते हैं तो हम बता दें, मेरा नाम क्या है, बताओ क्या नाम है मेरा? आप लोग कमेंट्स में बता दो। और बाकी बात जो है देखें कितना लोग जानते हो, कमेंट्स में नाम मेरा बताओ तो क्या है। और दूसरा चीज ये करना है कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हो। तो आप जो पढ़ रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, आप सुशिव क्लासेस में पढ़ रहे हो, तो आप सभी का जो है ऑनलाइन में सुशिव क्लासेस में स्वागत है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, हम आप लोग के लिए इतना काम कर रहे हैं कि कोशिश किए जहां तक आपका हिस्ट्री पूरा खत्म कर दिए, ज्योग्राफी खत्म कर दिए, हिंदी खत्म कर दिए आसान भाषा में, और आपसे 1 रुपए भी नहीं लिए। और कोशिश करेंगे सिविक्स भी पूरा, आज 1 चैप्टर खत्म हो गया, कल 2 चैप्टर, ऐसे करके जो है 5-6 दिन में पूरा सिविक्स खत्म कर दें और इकोनॉमिक्स भी खत्म कर दें। संस्कृत में भी हमने आपको पत्र वगैरह, अनुच्छेद वगैरह लिखने वगैरह सिखा दिया था, और मांग होगी क्वेश्चन आंसर का तो वो भी करा देंगे, ठीक है, एग्जाम से पहले पहले। तो आप लोग जो है, आप लोग के लिए इतना सब यदि हम कुछ किए हैं, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जैसे अभी आप 10th में हो और आपसे जो छोटा है वो कौन से क्लास में होगा? हाँ, कौन से क्लास में? 9th में। तो आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो आप देख रहे हो, ठीक है, और हम नया 2024-25 वाला के लिए बैच शुरू कर रहे हैं, 2024 और 25 बैच के लिए। तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि 2025 में जो बच्चा एग्जाम देगा 10वां में, और जो अभी 9th में है और 10वां का तैयारी नहीं कर रहा, तो हम इस बार भी मात्र 5 रुपये फी में पूरा जो है यूट्यूब पर पढ़ा देंगे। 5 रुपये फी में यूट्यूब पर जो है पढ़ा देंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना भी आप 9th वाला बच्चा को जानते हो, यदि आपका कोई छोटा भाई बहन है, तो उनको तो पहले मेरा नंबर दे दीजिए और बोलिए कि मेरे से बैच ज्वाइन कर ले व्हाट्सएप ग्रुप में। 5 रुपये दे देगा तो वो भी ठीक है, नहीं भी देगा फिर भी उसको जो है नया वाला बैच में जो है ग्रुप बना दिया, उसमें ऐड कर देंगे। और उसको अपना इस यूट्यूब चैनल का जो है लिंक भेज देना है, सब्सक्राइब करने बोल देना है और पढ़ने बोलना है मेरे से। और कोशिश आप यही रखिएगा कि मतलब क्या, आप नहीं तो हमको जो है उस बच्चे को, मेरा नंबर उस बच्चे को देना है, व्हाट्सएप पे बात करने के लिए बोलना है और ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए कितना काम किए, हिंदी पढ़ा दिए, हिस्ट्री पढ़ा दिए, ज्योग्राफी पढ़ा दिए, सिविक्स भी पढ़ा के खत्म कर देंगे 5-6 दिन में, संस्कृत पढ़ा दिए। तो क्या आप लोग जो है 10 बच्चा को और मदद नहीं कर सकते? 10 बच्चा को नहीं बुला सकते हो? यदि बुला सकते हो, कौन कौन बुलाएंगे? 10 बच्चे को और शेयर करेंगे जो आपके छोटे भाई बहन है, एक बार जो है कमेंट्स में बताइए, हम भी तो देखें कि कौन कौन जो है आप लोग सुशिव क्लासेस में बच्चों को ला रहे हो, 5 रुपये में पढ़ा रहे हैं, कम पैसे में पढ़ा रहे हैं, मदद कर रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बता दिए। और व्हाट्सएप से कैसे जुड़ोगे? व्हाट्सएप से कैसे जुड़ोगे? 93 41 84 81 84, इस नंबर पर जो है सबको दे देना, सारे बच्चे को दे देना और बोलना इस सूरज सर है, बता दिए, सूरज भैया बोल सकते हो, ठीक है। तो सूरज भैया है, इनसे आप 10वां का तैयारी कर सकते हो। इस बार हम जो है मैथ साइंस जो है नहीं पढ़ाए आप लोग को, क्योंकि टाइम नहीं था, नहीं खत्म कर पाते। लेकिन आप लोग को बता दें, नया वाला 10वां बैच अभी आएगा, उसको जो है सीधा साइंस से शुरू करेंगे, तो आप लोग भी पढ़ लोगे। तो जितना ज़्यादा जल्दी नया बच्चा लाओगे और वो पढ़ने के लिए रेडी होगा, हम साइंस जो है शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। टाइम नहीं बताएंगे क्योंकि उस टाइम में हो नहीं पाता, बस कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। चलो तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया।
चलो दूसरा क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। आप लोग जो है चैट में नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, कॉपी में लिख करके हमको व्हाट्सएप पर जो है भेज दोगे, व्हाट्सएप पर भेजोगे, मेरा इतना नंबर सही हुआ हम देख लेंगे। चैट में नहीं लिखना है उतना, आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था? भारत में गणतंत्र दिवस मनाते हो, कब मनाते हो? कब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब मनाते हो? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 15वीं लोकसभा में कौन सा? ध्यान से, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? कितना प्रतिशत? 10.86, 12.20 है ना, 12.20, ठीक है, 13%, 24%, कितना? तो हो जाएगा आंसर 10.86 नहीं 86 है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितने बार पूछा है, 19, 16, 13, 14 में। क्या क्वेश्चन है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में जो है औरत के लिए आरक्षण व्यवस्था कहाँ पे है? हम कल बताए थे, कहाँ पे है? लॉन्ग क्वेश्चन जो पढ़ा रहे थे उसी में लास्ट में बताए थे ना, पंचायती राज संस्था में जो है यहाँ पे आरक्षण नहीं है, मांग कर रहा था 33% का, है ना, यहाँ पे बताए थे। यहाँ भी अभी उतना आरक्षण नहीं है, लेकिन यहाँ बिहार में, और सबसे पहले आरक्षण वाला बिहार में ही शुरू हुआ था। कहाँ पे? पंचायती राज संस्था में महिलाओं को जो है आरक्षण है, ठीक है। ये कितना बार पूछा है? अब अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, बोलो तो सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? कल पढ़ाए थे, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? बोलो तो किसे कहते हैं? सांप्रदायिकता किसे? जहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार है उसको सांप्रदायिकता कहते हैं, यही बताए थे। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? जल्दी बोलो। यही सुनते हो तुम लोग, यही पढ़ाई करते हो, कुछ पूछो पढ़ाओ, इतना फदके बेकार है सब। करो और स्कूल कॉलेज थे सब तरक्की। सांप्रदायिकता बोले थे अपना धर्म को मान और दूसरे धर्म को हीन भावना से देखता है, उसको सांप्रदायिकता कहते हैं। इतना सा नहीं पता होता है, हाँ? इतना सा नहीं पता होता है। तो सांप्रदायिकता राजनीति जो है किस पर है? धर्म पर आधारित है। किस पर आधारित है? धर्म पर होता है। इसमें सांप्रदायिकता मतलब होता है जो अपने धर्म को बढ़िया कहता है, दूसरे धर्म को खराब कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कितना तारीख को? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? नेपाल में कैसा है? लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है? इनमें से कोई नहीं, बोलो। लोकतंत्र है। और चाइना में? चलो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया? कल ने बताए थे अनुच्छेद 19 के बारे में, क्या बताए थे? अनुच्छेद 19 क्या है? उसमें किसका अधिकार क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव देख करके नहीं बोलना है। अनुच्छेद 19 क्या, हम क्या बताए थे कल, याद है कुछ? हाँ क्या है? कैसा पढ़ाई कर रहा? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इसमें से 4 गो नाम दिया हुआ है, इसमें से 3 गो जो है रंग भेद पे जो अन्याय करता था उसका विरोध करता था, एक आदमी इसमें से नहीं करता था। वो कौन सा आदमी है? किंग मार्टिन लूथर किंग इसका होगा नाम, शायद मार्टिन लूथर किंग। ये रंग भेद का विरोधी था या नहीं? महात्मा गांधी, ये तो रहेगा ही, क्योंकि महात्मा गांधी को जो है काला कह करके ट्रेन पर से फेंक दिया था उठा करके, तो ये तो रंग के विरोधी थे ही। ये भी रंग के विरोधी थे ही। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, ये सब काला था तो रंग का विरोधी था ही।
इसका नाम क्या है? जेड गुड। ये नहीं था, ये रंग के विरोधी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? फिर से वही, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिकता, अभी तुरंत फिर से बताए, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? जल्दी से बताओ इसमें ऑप्शन, किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, या फिर एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें से आंसर बताओ। हाँ सांप्रदायिक राजनीति जो है ना, धर्म पर आधारित है। किस पर? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ, इसी पर ना, इसमें यही मानता है कि मेरा धर्म महान। चलो आगे। सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है। सत्ता में साझेदारी होना चाहिए, पावर का शेयरिंग होना चाहिए, पावर का बंटवारा होना चाहिए। क्यों बताओ? यह विविधता को अपने में समेट लेते हैं। विविधता मतलब जो अलग अलग जात, अलग अलग धर्म, अलग अलग चीजें हैं, उसको बोलते हैं विविधता। भारत में अलग अलग जात, अलग अलग धर्म, अलग अलग लोग रहते हैं, इसीलिए वो जो यदि सबको बराबर बराबर बांट दिया जाता है, यानी सत्ता की साझेदारी मतलब सबको बराबर बराबर बांट देना, तो ये क्या हो जाता है? सबको आपस में समेट लेता है। मतलब और क्या करता है? देश की एकता को, सत्ता यदि सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए, सत्ता की साझेदारी कर दिया जाए, तो देश का जो एकता है वो कमजोर हो जाएगा, हाँ कि मजबूत होगा? तो ये यहाँ पर लिखा है, देश की एकता को कमजोर करती है। अगला, फैसले लेने में देरी कराती है। यदि सत्ता की साझेदारी हो जाए, सबको बराबर हक दे दिया जाए, तो फैसला लेने में देरी होगा? हाँ नहीं होगा। विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। विभिन्न समुदायों के बीच जो है टकराव को क्या करती है? कम करती है। सत्ता की साझेदारी जो हो जाने के बाद विभिन्न समुदायों के बीच, ये तो सही है ना? लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है सत्ता की साझेदारी से। ये भी है, ये भी है। आंसर कौन? ए नंबर। दोनों तो दिया नहीं है। सत्ता की साझेदारी से मेन सबसे अच्छा जो आंसर सटीक बैठ रहा है यही पर, जितना भी अलग अलग धर्म है, अलग अलग है, सबको एक साथ जोड़ देता है। कौन? सत्ता की साझेदारी। अगला अगला बोलो, पढ़ो क्या है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। लैंगिक विभाजन मतलब क्या? कल ले बताए थे, क्या होता है? हाँ, लिंग के आधार पर क्या? जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो बढ़िया से पढ़े हो लेकिन सब, है ना? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। लिंग के आधार पर जो स्त्री और पुरुष में काम का बंटवारा कर देता है, जो अंतर हो जाता है, उसको लैंगिक असमानता कहते हैं। चलो, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला पढ़ो, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। धर्म के आधार पर तो भेदभाव नहीं करना चाहिए, माना तो करता है हमारा संविधान, है ना? ये भी तो सही होना चाहिए। अगला बी नंबर क्या बोलता है? यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है। किसी को भारत के संविधान में विशेष धर्म का दर्जा नहीं दिया है। दूसरा सी नंबर ऑप्शन है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आजादी देता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आजादी देता है, ये सही है। कोई भी आदमी कोई भी धर्म मना सकता है, ये सही है। और उसके बाद है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबर अधिकार देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार। किसी धार्मिक समुदाय में सभी, किसी भी बराबर, ये कुछ ऑप्शन समझ नहीं आया। ये भी सही लग रहा है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मना ही करता है। धर्म के आधार पर भेदभाव तो नहीं करना चाहिए, मना तो करता है, सही बात है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है।
बराबरी का अधिकार देता है, हम बराबर तो देता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देता। इसमें से सटीक और सही आंसर जो है ना, जो किताब में गेस्ट पेपर में तुम्हारा दिया है, ये 3 नंबर है, ये सब नहीं दिया, पता नहीं इसका क्या अर्थ हुआ। चलो आगे देखते हैं। छोड़ो, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इसका इंडिका एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? जल्दी बताओ, कौन है? कौन है? मेगास्थनीज। आगे, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? क्वेश्चन फिर से क्या है? सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो कौन सा? लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है, ये भी नहीं होगा। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये भी नहीं होगा। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर सामाजिक विभाजन समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? ये नहीं होता, गलत है। ये तीनों ठीक है, मतलब यही आंसर होगा। ये कह रहा लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन कर देता है। कल हम बताए थे सामाजिक विभाजन तो हो जाता है छोटा छोटा चीजों पे, लेकिन समाज को पूरा तोड़ नहीं देता, दुश्मनी वाला तरफ अलग नहीं करता है। तो ये आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। अगला, बिहार की साक्षरता दर कितना है? बिहार में कितना पढ़ा लिखा लोग है? कितना है रे? कितना परसेंट? 40%, 47%, 50%? तो 47%। सोचो बिहार में पढ़ा लिखा कितना है, मतलब 53% अंगूठा छाप, नाम भी लिखने नहीं आता। 100 में 47 को ही नाम लिखने जानता है, 53 को नहीं। ये पहले का जनगणना के हिसाब से, इस बार बदलाव। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितना? 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी बोलो। हाँ, कितना? 59। 59, ठीक है। कितना नंबर आ गया? 18 नंबर। कितना सही हुआ? कमेंट्स में आप बताओ कितना सही हुआ, जो ऑनलाइन देख रहे हो। चलो, मूड खराब कर दिया है ये सब, इसीलिए नहीं हंस रहे। आजकल स्कूल जाने वाला पढ़ुआ लड़का हो गया है, जाएगा तेल लेने सब बढ़िया से बढ़िया। मेरा क्या जाएगा? पहले बच्चा को दिन दिन भर तैयारी यहाँ कराते थे, अब आजकल स्कूल में पढ़ता है। पढ़ो, तुम लोग भी जाते हो, जाओ सब, वो पढ़ो। जो होगा खत्म कर, होगा नहीं होगा नहीं होगा, मेरा क्या। हम आधा घंटा में यहाँ क्या उखाड़ लेंगे, जब हमको टाइम ही नहीं दोगे पढ़ाने का, तो हम यहाँ बैठे रहेंगे और तुम लोग जो है होशियारी बन के फुटा नहीं करोगे तो करो। और आते भी क्लास की तरफ, देखो आधा से ज्यादा गायब है। ठीक है, देखो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं की प्रतिशत है। 2001 में जो जनगणना हुआ था उस हिसाब से भारत में जो महिलाएं हैं कितनी पढ़ी लिखी है, कितना परसेंट? तो कितना परसेंट है? 53 पॉइंट, है ना, 70 बोल सकते हो, 70%। ठीक है, तो 2001 के हिसाब से जो है 2001 में जो जनगणना हुआ था उसमें पाया गया था कि जो है कम से कम नाम लिखने जो जानता है 100 में से 53.70%। ठीक है, आगे। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ है। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? जल्दी बोलो। 1980 में, 1990 में, 2001 में, 2009 में? जल्दी बोलो। 2001 में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? फिर से क्वेश्चन देखो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? 1950 में, 1970 में, 1965 में, 1966 ईस्वी में? कब हुआ था? हाँ, 1966। चलो, अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। कल ही बताए थे श्रीलंका में जो है सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोले जाते? कौन सी भाषा? तो कौन सी भाषा?
सिंघली भाषा, सिंघली भाषा, सिंघली भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है? श्रीलंका में जो है कितना परसेंट आबादी तमिल का है? कितना परसेंट आबादी तमिल का है? 74%, 18%, 13%, 28%, कितना? तो 18%, यानी 100 में से 18% लोग ही जो है तमिल लोग है, बाकी लोग सिंगली वगैरह है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? तो बोलो, जल्दी से बोलो। मर्च टेम, कौन सा स्कूल? मर्च टेम, कौन सा? अगला क्वेश्चन, भारत में बहुसंख्यक आबादी है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है, सबसे ज्यादा भारत में कौन सा धर्म के लोग हैं? सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, जल्दी से बोलो। तो हिंदू समुदाय के ज्यादा लोग हैं, हिंदू समुदाय के ज्यादा लोग हैं। यहां तक हो गया? हाँ। अगला 26 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है कौन सा? हिंदू राज, धर्म सापेक्ष राज, बहुभाषी राज या धर्मनिरपेक्ष राज? भारत कैसा राज्य है? हिंदू राज नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राज है। धर्मनिरपेक्ष राज यहाँ मतलब किसी भी धर्म को जो है बढ़िया और श्रेष्ठ घोषित नहीं किया। सब कोई धर्म नहीं है भारत का, कोई भी धर्म भारत का अपना है ही नहीं बोल सकता हिंदू वाला कि भारत का धर्म है, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ पे रहता है? कहाँ पे रहता है? कहाँ पे रहता है? तो आंसर बोलना, उत्तर पूर्वी प्रांत में रहता है। कहाँ पे रहता है? ध्यान से देखो, श्रीलंका में तमिल किस क्षेत्र में रहता है? किधर रहता है? हाँ, उत्तर पूर्वी प्रांतों में, उत्तर पूर्वी प्रांतों में। अगला, इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया? इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया? कल बताए थे, लोकसभा में, स्थानीय पंचायती राज की संस्था में, या फिर विधानसभा में या राज्यसभा में? किसमें? किसमें? आंसर तो अभी दिख नहीं रहा, तब तो चुप हो जाओ। इतना देर जो बकर बकर कर रहा था, हम नहीं जानते कितना पढ़ा है, जबकि अभी बताओ, बताओ जल्दी। हाँ क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ाए थे और अभी तुरंत इससे पहले बताए, सही हो? इतना सोच रहा। अगला क्वेश्चन, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी। काला दस्ताना और मुट्ठी बंधा हुआ किसका प्रतीक है? अश्वेत शक्ति का। किसका प्रतीक है? काले दस्ताना, काला दस्ताना और मुट्ठी बंधा हुआ किसका प्रतीक है? अश्वेत शक्ति का। चलो फिर 30 नंबर, इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? दलित को, छोटे जात को ऊपर उठाने के लिए इसमें से एक आदमी जो है कोई मतलब लेना देना नहीं था। वो कौन आदमी है? ज्योतिबा फूले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पेरियार, रामा स्वामी नायर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो दाता ही है छोटे जात का, तो जान दे दिया अपना, क्या क्या उसको उभार दिया। और कौन है? ये भी ज्योतिबा भी फूले था, ये नहीं था, तो मतलब आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है छोटे जात को ऊपर, दलितों को ऊपर ले जाने के लिए कोई भी काम ऐसे नहीं किया है खास करके, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी और भी है, बाकी आप लोग को उतना देख लेना। 30 तक इम्पोर्टेंट था, यहाँ तक चलो करा दिया। 30 को ऑब्जेक्टिव काफी है। हाँ कितना ऑब्जेक्टिव हो गया? तो अब ये करना है क्वेश्चन, एक चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना पढ़ा दिए सारा याद कर लो भैया। हिस्ट्री पूरा याद करके कंप्लीट करो, ज्योग्राफी पूरा याद करके कंप्लीट रख लो। तीसरा सिविक्स में एक चैप्टर शुरू किए, तो ये अभी पढ़ के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रखो। हिस्ट्री का भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रखना है, ज्योग्राफी का भी रखना है, सिविक्स का भी रखना है। चौथा इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। ऐसे तुम लोग स्कूल में मान हो, पढ़ ही रहे हो तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये तो इधर हो गया। हिंदी का भी कंप्लीट करो इधर। हाँ, हिंदी का अपना 100 में 100 तैयारी कर लो। संस्कृत का भी कर लो, संस्कृत का भी किताब उताब पढ़ाइए दिए हैं। हाँ, तो संस्कृत का भी बुक वाला क्वेश्चन आंसर याद करो, सब ऑब्जेक्टिव वगैरह सब याद करो बुक से, और अनुच्छेद पत्र लिखना सब कुछ सिखाई दिए। तो अब संस्कृत का 100 में 100 कैसे तैयारी करोगे? अब वो तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। नहीं तैयारी करोगे तो सिंपल सी बात है, नंबर नहीं आएगा। यदि आप याद नहीं करोगे
अब कब कौन विषय पढ़ोगे, संस्कृत कब पढ़ोगे, हिंदी कब पढ़ोगे, सामाजिक विज्ञान कब पढ़ोगे, मैथ कब पढ़ोगे, साइंस कब पढ़ोगे, वो खुद अपना रूटीन बनाओ और तैयारी करो। और यहाँ पे अब जो है, क्योंकि हम बना बना के दे दे के थक चुके हैं और मेरा बात नहीं मानते हो, ना सुनते हो, ना मेरा कहा हुआ कुछ करते हो, तो इसलिए अब हम जो है ना तो रूटीन बना के देंगे, बस मेरा एक ही काम है सिलेबस खत्म करना